आपके सवालों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पहले इससे रहे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। जब भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन कर विरोध जताया था, तो उस पर जैसा कांग्रेस मांग करती रही है, माफी मांगने या खेद जताने की बजाय उन्होंने उल्टा नसीहत दे दी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कि भारतीय जो कमर्शियल जहाज हैं उनको अमेरिका के जो आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए। इस पे क्या स्टैंड है आपका? मैंने इसको बड़े विस्तृत रूप से बताया और मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से रिपीट कर देती हूं। अमेरिका ने हमें नसीहत नहीं दी, अमेरिका ने हमारे लोगों की क्रूर हत्या करने के बाद हमें धमकाने की जरूरत की। अमेरिका ने हमें धमका कर यह कहा, अगर हमने बात नहीं मानी तो आगे भी ऐसा होगा। हम एक संप्रभु देश है, हम एक सॉवरन देश है, हम एक स्वतंत्र देश है। 78 साल आजादी को हो गए, हमने कभी किसी से इन शब्दों में इस तरह की धमकी नहीं सुनी। अमेरिका की हैसियत क्या है हमसे इस तरह से बात करने की? और हैसियत इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके कुछ कच्चे चिट्ठे अमेरिका के पास हैं, उनके खुल जाने के डर से नरेंद्र मोदी के मुंह से चू नहीं निकलती है, और उनके मंत्री बोलना तो दूर, जब बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, और उसकी कलई अमेरिका खोल रहा है। आज इस देश को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो भारत के गर्व को, हमारे गौरव को, हमारे सम्मान को, हमारी संप्रभुता, हमारे स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखे, जो नरेंद्र मोदी करने में बिल्कुल विफल है। सुप्रिया जी, मोदी सरकार बार बार यह दावा करती है कि उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है, वैश्विक कूटनीति मजबूत हुई है, तो क्या आपको लगता है हॉर्मुज में भारतीय नागरिक सुरक्षा में सुनिश्चित करने में यह ताकत क्यों नहीं दिखाई सरकार ने? हमने जो पिछले 15-20 मिनट 25 मिनट बात करी और पिछले 4-5-6 महीनों से जो चल रहा है, अगर इस बीच किसी छोटे से बच्चे के पास भी सड़क पे जाइएगा तो वो हमारी वैश्विक स्थिति मजबूत करने की बात नहीं करेगा। मुझे इस बात का खुशी है कि शांति शायद बहाल हो सकती है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि उस शांति की बहाली में हमारा कोई रोल नहीं है। उस कंगले पाकिस्तान ने भूमिका निभाई है, लेकिन हमारा कोई 75 ही नहीं है, हमें बुलाया ही नहीं गया। ये नरेंद्र मोदी ने देश का हाल कर दिया है। अमेरिका की हैसियत है कि हमारे लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर अपने देश से खदेड़े, हमें फ्रॉड बुलाए, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए। अमेरिका की हैसियत है कि हमारे लोगों को यह जानते हुए कि उन वेसल्स पर भारतीय हैं, हम अमेरिका को अपना साझेदार मानते हैं, बाय फ्रेंड डोनाल्ड करते हैं, और अमेरिका आता है हमारे लोगों को मारकर चला जाता है, ना रेस्क्यू करता है ना सर्च करता है। और जब हम उससे यह मुद्दा उठाते हैं तो बजाय शोक व्यक्त करने के, कंडोलेंस के 2 शब्द बोलने के, 2 शब्द संवेदना के बोलने के, अमेरिका हमें धमकी दे रहा है, हमारा बाप बन रहा है अमेरिका, और नरेंद्र मोदी के मुंह से चू नहीं निकल रहा है। यह इनकी राष्ट्रीयता, यह फर्जी राष्ट्रवादी है। अगर कोई वाकई में राष्ट्रवादी होता तो 2 टूक अमेरिका को सुनाता और कहता हमें एक कतई बर्दाश्त नहीं है, आप माफी मांगिए, हम यूएन जाते, उनके खिलाफ हम मोशन लाते। लेकिन नरेंद्र मोदी की हैसियत ये करने की नहीं है। जो व्यक्ति अपने 3 भारतीयों की मौत पर बोल नहीं पा रहा है, वो और किस चीज के लिए बोल सकता है? Supriya ma'am, this side, as you just mentioned that India has not challenged the killing of the 3 Indian mariners in Gulf of Oman. So ma'am, if India does not challenge this, do you think that this precedent can also be seen in the coming days in Indian Ocean region? I mean, if the Indian government doesn't stand up for its own citizens, then who on earth are we going to stand for? Why has a government been elected? Mr. Modi has not been elected to wave his hand at a dancing troupe. He has not been elected to go from France to some other country that he has gone to go and see Indian dancing troops everywhere. He has not gone to different countries to, meet and hug various leaders. He has been elected to ensure that India gets justice in every sphere. And if Indians are being killed, then Mr. Modi needs to speak up. And yes, I fear this will be a precedence. If he doesn't speak up, if his government doesn't speak up. His government spoke up, but that seems to be a blatant lie. And if that is not a lie, then Marco Rubio is lying. And if Marco Rubio is lying, why is Jaishankar quiet? Why is Jaishankar not lodging his biggest protest and saying that the American Secretary of State is lying? Why can, between Mr. Jaishankar and Mr. Modi and his entire government, why can they not summon the courage, gather the courage to stand up for Indians? What on earth have you been elected for?
Ma'am, an agreement is also going to be signed between the United States and Iran on 19th of June to halt the hostilities, and there will be a reopening of the Strait of Hormuz. What is the official take of the Congress party regarding this matter, and how the government of India has also dealt during this entire crisis? So, the Congress party welcomes any move that will restore peace to a war-torn region. I say this without if, without any but. The Congress party welcomes any peace process. The Congress party wants peace to be there, prevail in the world, because innocent civilians pay a price when war happens. But the Congress party also wants to ask a question. You asked me, what is my stand on the role of Government of India? Did you see the Government of India in the last 4 months? Because I did not. Where was the Government of India? What role did Mr. Modi play? Was he called to the table where peace negotiations were happening? Why was India left out of the peace negotiations? India is a much bigger power than Pakistan can ever be in the South Asian region. How is it that Pakistan was a part of the peacemaking process, but we were not? We have been left high and dry. We keep calling ourselves Vishwa Guru, 56-inch की छाती है. कहाँ है भैया वो छाती? किस बिल में घुस गए थे विश्व गुरु? कहाँ थे? मैं पूछना चाहती हूँ, 4 महीने में हिंदुस्तान कहाँ था? हिंदुस्तान की सरकार कहाँ थी? नरेंद्र मोदी किस गुप्त गुफा में जाके बैठ गए थे? गुफा में कहाँ था? कहाँ है भारत का रोल? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, हमारे लोगों को दिक्कत हुई. गैस की किल्लत हमारे यहां हुई, पेट्रोल डीजल के दाम हमारे यहां बढ़े, जेबों पर डाका हमारे यहां डाला गया. भारत सरकार का क्या रोल था? जीरो रोल था, कोई रोल नहीं था. आप लोग टीवी चैनल पे भरे लोग दिखा दीजिए, उनका रोल है हाथ हिलाना. संगीत नाटक अकादमी में भर्ती हो जाते, वो बेटर था उनके करियर के लिए. देश के प्रधानमंत्री बनके देश का चौपट कर दिया है. मौसमी जी, सुप्रिया जी, मेरा मौसमी जी आपके दिमाग पर छाई हुई हैं, बगल में बैठे हैं. चलिए चलिए पूछिए. जी, मेरा सवाल ये है कि टीएमसी के बागी जो विधायक जो सांसद थे, अब उन्होंने एनसीपीआई का रुख अख्तियार करने का फैसला कर लिया है. दूसरा एक और सवाल है कि आपके सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देती आज के दौर में. किस तरीके से देखती हैं आप? क्या जो सुओ मोटो था उस पर सवाल खत्म हो गए? उसके बाद मैं सवाल का जवाब दूंगी. पहले सुओ मोटो पर ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी उस जवाब के लिए. जी मौसमी जी. मैम, इसी में मैं पूछना चाह रही थी, जो अमेरिका और ईरान के बीच में डील हुई है, इसी बीच पाकिस्तान मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री उसका स्वागत करते हैं, और लगभग 18,000 नाविक अभी भी फंसे हुए हैं, 13-14 जहाज, भारतीय जहाज फंसे हुए हैं. तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अभी वहां पे हैं, ट्रंप से मुलाकात होने वाली है उनकी, इस बाबत उनको कुछ डिमांड रखनी चाहिए? बिजली सी कड़कती हुई केमिस्ट्री थोड़ी देर में दिखाई देने लगेगी जैसे ही ट्रंप से मिलेंगे मोदी जी. लेकिन उस केमिस्ट्री का फायदा क्या हो रहा है? क्या मोदी जी ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बोले कि आपकी सेना ने निर्दोष भारतीयों की क्रूर हत्या क्यों की? क्या वो ये साहस जुटा पाएंगे कि वो उनसे पूछे कि मार्को रूबियो की हिम्मत कैसे हुई हत्या के बाद धमकी देने की? हाथ पे हाथ धरे रहे मोदी जी, हमारे नाविकों को वो वापस तक नहीं ला पा रहे. एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उनके कैप्टन को वीडियो बनाकर बोलना पड़ रहा है इसको वायरल कीजिए जिससे अथॉरिटीज सुने मेरी बात. और जब वो वायरल हुआ तब उनके शव को वापस, जो डिकम्पोज होना शुरू हो गया था, आपने देखा होगा उनके पास बर्फ नहीं थी, पानी की ठंडी बोतलों से उनके शव को वो सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे. वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कहां गायब है सरकार भाई? 13-14 हजार आप कह रही है जहाज फंसे हुए हैं. क्या उनकी सुरक्षा, वहां पर जो मोस्टली क्रू मेंबर्स इंडियंस होते हैं, टॉप 3 देश जो इस तरह की वेसल्स में क्रू प्रोवाइड करते हैं, उसमें इंडिया एक है. हमारे कितने नागरिक उसमें फंसे हुए हैं?
सरकार ने क्या प्रयास किया उनको वापस लाने का, उनकी सुरक्षा का, उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल के रिव्यू करने का? प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं। क्या स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को तो देश को यह जवाब देना चाहिए कि आपका नाम, देश का नाम उस पीस प्रोसेस से क्यों नहीं जुड़ा? इस सदी में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, और इतिहास में दर्ज होगा कि पाकिस्तान जैसे कंगले टेरर स्टेट ने पीस प्रोसेस किया, और हिंदुस्तान जो गांधी और बुद्ध का देश है, हमारा कोई रोल ही नहीं था। हम विश्वगुरु बने घूम रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अरे भैया, आपकी ढोल सुन कौन रहा है ये बताइए पहले। आपका क्या रोल था आपको पता ही नहीं है। ये असलियत है जी। You have a Suomoto question on Suomoto? Please go ahead. Ma'am, when the our trade rep comes to India, will Congress be staging any protests and something to? The Congress party will decide what course of action will we take. Will we protest or will we take any other course of action? But the reality is, at a time when the United States of America's army, its military, is killing our Indians recklessly, and then showing no remorse, no condolence, no sympathy, and is instead threatening us, should we be doing trade with them? At a time when the US Supreme Court has banned Donald Trump's trade tariff, why are we going ahead with the trade deal? There are so many countries that have declared that trade deal null and void. Why are we going ahead with it? It's a lopsided trade deal. It benefits America. It doesn't benefit us. It opens our farming sector to mechanized farmers from America. It's a body blow to our businesses, to our local enterprises, to our small and medium enterprises. It shifts the balance of payment situation between India and the United States acutely against us. We are right now in a trade surplus. We will be in a trade deficit. Why are we going ahead with the trade deal? It's because the Prime Minister is compromised, and it's because the Prime Minister cannot gather the summon to tell Donald Trump that we will not sign this trade deal. Because if he were to do that, it looks like Trump has enough and more, and I'm quoting Trump here, to destroy the career of Narendra Modi. Not my words, Donald Trump. सुओमोटो पे आपका सवाल टीएमसी के सांसदों पर था। मुझे आते वक्त मैंने कहीं पे पढ़ा कि जिस पार्टी को ज्वाइन करने की वो बात कह रहे थे, शायद उन्होंने ही खंडन कर दिया है कि हमसे कोई बातचीत नहीं चल रही है, ऐसा कुछ है। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस मंच से एक बात जरूर कहना चाहती हूं, और ये सभी के लिए लागू होता है। आप जब चुनाव लड़ते हैं और जनता जब आपका चयन करके आपको संसद में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजती है, तो वो आप पर तो विश्वास जताती ही है, वो किसी और के खिलाफ वोट भी देती है। तो आप चुने गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और अब आप उनकी नाव में शामिल होने के लिए बैठ गए। अरे भैया, इतना मन बदल गया था, इतनी तस्वीर बदल गई, इतने जज्बात बदल गए, तो रिजाइन करिए, जाइए दोबारा से चुनाव लड़िए, जनता को मोहर लगाने दीजिए, फिर वापस आइएगा। तो ये जो आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट है, जिसको मैं वैचारिक गुलाटी मारना कहती हूं, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो वैचारिक रूप से किसी के है ही नहीं। ये लड़ाई जो है ना इस समय इस लोकतंत्र में, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं चल रही है, ये ऑपोजिशन वर्सेस सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और ये अंत तक वही लड़ सकता है जो वैचारिक रूप से पूरी तरह समर्पित है। और इसीलिए इस लड़ाई का नेतृत्व, इस लड़ाई की धुरी कांग्रेस पार्टी है, और इस लड़ाई के सबसे पुरजोर योद्धा राहुल गांधी हैं। वो कह रहे इंदिरा गांधी आज होती तो बीजेपी जैसी पार्टी पर अगर इंदिरा जी आज होती तो बहुत कुछ होता। अगर आज इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान की हैसियत ना होती। अगर इंदिरा जी आज होती तो डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम एक साथ नहीं ले सकते। अगर इंदिरा जी आज होती और पाकिस्तान ने जरूरत की होती पहलगाम में आतंकी हमला करने की, तो हम उनके साथ दौड़ दौड़कर क्रिकेट ना खेल रहे होते। अगर इंदिरा जी आज होती तो इस देश का इस तरह से वैमनस्यता ना फैलाई जा रही होती। जिस तरह का काम बीजेपी कर रही है, जिस तरह की बातें बीजेपी कहती है, जिस तरह की विचारधारा बीजेपी की है, वो टोटली अगेंस्ट है। और इंदिरा जी क्यों,
आज सरदार पटेल भी जिंदा होते तो जैसे उन्होंने आरएसएस को बैन किया था, बीजेपी को जरूर बैन कर सकते थे, क्योंकि बीजेपी तो आरएसएस से आगे बढ़ के आज वैमनस्यता फैला रही है। सुप्रिया जी, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने और लेफ्ट ने दोनों ने तीनों जो कुलपति हैं जिन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, उनसे माफी मांगने के लिए कहा है और उसकी घोर निंदा की है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के लोग चरमपंथियों के साथ रहते हैं, राष्ट्रवादी के तत्वों से नफरत है इनको। बीजेपी दो चीजों का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे, एक राष्ट्रवाद का और दूसरा धर्म का। पहले जमीन का घोटाला किया, फिर चंदे का घोटाला कर डाला भगवान राम के नाम पर, तो धर्म की बात ना करें, ये स्वयंभू धर्म के ठेकेदार। भारतीय नाविकों की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है, अरे कुछ नहीं तो संवेदना ही व्यक्त कर देते, तो ये राष्ट्रवाद की बात ना करें। अमेरिका के सामने साहस नहीं है, दुम दबा के खड़े हो जाते, तो ये राष्ट्रवाद की बात बिल्कुल ना करें। जो उन कुलपतियों ने किया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर जिसकी विचारधारा इस देश को बांटने की है, जिसकी विचारधारा हिंदू मुसलमान करने की है, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर एक आदमी ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, मुझे लगता है केरल के मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और सवाल है मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी राजस्थान में कोटा में छात्रों से मिलने जा रहे हैं, एक इंटरेक्शन प्रोग्राम है, 19 तारीख को कांग्रेस रोजगार मेला लगाने जा रही है, तो जेनजी को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस और राहुल गांधी की क्या सोच है कि जेनजी कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है हिंदुस्तान में भविष्य के लिए? हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है, हमारे यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और कोई भी इस देश के बारे में बिना युवाओं के बारे में सोच ही नहीं सकता है। जेनजी ना सिर्फ हमारा भविष्य है, हमारा वर्तमान भी है, और जेनजी को सशक्त करने का, उनको एनेबलिंग प्लेटफॉर्म देने का जो काम राहुल जी ने किया, उससे ज्यादा किसी ने किया भी नहीं है। असलियत यह है कि जब सीबीएसई का या नीट का घोटाला आया, तो बिना संशय के अगर भरपूर तरीके से उनके साथ कोई खड़ा हुआ तो राहुल जी खड़े हुए, चाहे वो निसर्ग हो, चाहे वो सार्थक सिद्धांत हो, चाहे वो वेदांत हो, वेदांत ही नाम था ना, वेदांत हो, उन बच्चों को बुलाकर उनसे बात करने का, उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। राहुल गांधी जी आज नहीं, आज से 3 साल पहले जब मुखर्जी नगर जाते हैं तो जेनजी से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उनकी शंकाओं को सुनना चाहिए, उनकी दिक्कतों को समझना चाहिए। बिना उनको समझे, बिना उनकी बात किए हम समाधान नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जेनजी जो शब्द है, उससे बीजेपी को बड़ी चिढ़ है, मानो कोई गाली हो। अरे जेनजी देश का भविष्य, आज का वर्तमान है। तो राहुल जी जब जेनजी से मिलते हैं या युवाओं से मिलते हैं, तो वो उनकी बातें करते हैं, वो कैसे भारत की परिकल्पना करते हैं, उनकी अभी क्या मौजूदा समस्याएं, हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं, वो इस पर चर्चा करते हैं। और जेनजी उनसे रिलेट भी करते हैं, क्योंकि वो दादाजी की तरह बैठकर सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, वो उनके साथ बराबरी की बात करते हैं, वो उनको उतनी ही महत्व देते हैं जितना वो किसी बुजुर्ग को देते हैं। और जहां तक जॉब फेयर की बात है, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है 19 तारीख को, और भारतीय युवा कांग्रेस लगातार इस दिन जॉब फेयर लगाती आई है। पिछली बार भी लगा था, 20,000 लोगों के करीब लोगों को नौकरी भी मिली थी। और हिंदुस्तान में का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री के बर्थडे के दिन देश राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाता है, और राहुल गांधी जी की बर्थडे के दिन रोजगार मेले लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरी बात सुनी।